साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी पर। साथियों, 2023 के चर्चित घटनाओं में से एक है BHU IIT कैंपस में गैंग रेप का मामला। इस घटना के बाद BHU प्रशासन और योगी आदित्यनाथ पर उंगलियां उठने लगी, क्योंकि आरोपी सारे बीजेपी के IT सेल के बड़े कार्यकर्ता हैं। कहा जाने लगा कि एक तरफ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही कार्यकर्ता बेटियों की अस्मत को तार तार करते फिर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी की वजह क्या रही। अब तक इस केस में क्या कुछ हुआ है, जानेंगे सारी अपडेट। आप बने रहिए हमारे साथ। साथियों, IIT कैंपस काफी बड़ा है। इस कैंपस में कई हिस्से ऐसे हैं जहां शाम ढलने के बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन अब यहां हर जगह नई लाइटें लगी हैं। BHU सिक्योरिटी की गाड़ियां अब गश्त करती नजर आती हैं। BHU की एक सड़क के आखिरी छोर पर रात में करीब 1:30 बजे अपने दोस्त के साथ टहल रही IIT BHU की एक छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा के इंतजाम बेहतर हुए हैं। 1 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे बीटेक की छात्रा कैंपस के अंतिम छोर पर अपने दोस्तों के साथ थी। तब यहाँ घुप अंधेरा रहा होगा। FIR के मुताबिक बुलेट बाइक पर आए 3 युवकों ने छात्रा के साथ यहाँ गैंग रेप किया। सर्वाइवर का आरोप है कि उसका वीडियो भी बनाया गया था और जबरदस्ती फोन नंबर भी लिया गया। जहाँ ये घटना हुई थी वहाँ जाने का रास्ता बंद है। BHU कैंपस ओपन है और बाहरी लोग यहाँ आ जा सकते हैं, लेकिन रात के 1:30 बजे कैंपस के इस अंतिम छोर पर अभियुक्तों के पहुँचने का कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। पुलिस जांच में पता चला है कि अभियुक्त देर रात BHU कैंपस आते जाते रहे हैं, लेकिन सर्वाइवर और अभियुक्तों के बीच कोई सीधा संबंध भी नहीं है। जांच में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक लड़की रैंडम टारगेट पर थी। अगर उस दिन यहाँ कोई और लड़की होती तो वो भी शायद टारगेट होती। IIT कैंपस के छात्रों के मुताबिक इस इलाके में पहले भी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, लेकिन उसने मामला रिपोर्ट नहीं किया था। IIT की सुरक्षा समिति से जुड़े एक छात्र ने इस घटना की पुष्टि की। छात्रा के बयान के मुताबिक वो रात 1:30 बजे अपने दोस्त के साथ टहल रही थी, जब अचानक 3 युवक बुलेट पर आए और उसका वीडियो बनाना शुरू किया। छात्रा के दोस्त को उससे अलग कर दिया गया और मुंह दबाकर उसे तीनों युवक एक कोने में ले गए। छात्रा का दावा है कि 10-15 मिनट तक उसके साथ जबरदस्ती की गई। छात्रा वहां से भागी और एक प्रोफेसर के घर में छिप गई। इस दौरान उस छात्रा के दोस्त ने IIT BHU के अपने साथी छात्रों को जानकारी दी। सूचना के 10 मिनट बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। कुछ देर बाद पुलिस के SAP स्तर के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। करीब आधे घंटे तक छात्रा को खोजा गया। इस दौरान प्रोफेसर ने उसे अपने घर के गेट तक छोड़ा और IIT BHU की सिक्योरिटी समिति से जुड़े छात्रों ने वहां से उसे पेट्रोलिंग गार्ड के पास पहुंचाया। BHU की छात्रा के साथ हुई इस घटना के अगले दिन IIT के छात्रों ने पूरे दिन प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रा के साथ रहे एक छात्र के मुताबिक पुलिस ने रात में ही मौके का मुआयना किया था, लेकिन घटना स्थल को सील नहीं किया गया था। अब जानते हैं पुलिस जांच के बारे में। पुलिस ने घटना के अगले दिन FIR दर्ज कर ली थी। पहली FIR छेड़छाड़ और वीडियो बनाने को लेकर थी। इसमें गैंग रेप की धारा 376D नहीं जोड़ा गया था। हालांकि बाद में सर्वाइवर के बयान के आधार पर 8 नवंबर को FIR में गैंग रेप की धारा जोड़ दी गई थी। पुलिस ने इस जांच को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। BBC ने वाराणसी जोन के कई अधिकारियों से इस घटना को लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अधिकारियों ने घटना की संवेदनशीलता का भी हवाला दिया। आमतौर पर वाराणसी पुलिस ऐसी घटनाओं के सामने आने पर प्रेस रिलीज जारी करती है, लेकिन इस मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं किया गया। पुलिस जांच से जुड़े एक अधिकारी नाम न छापने के शर्त पर कहते हैं, घटना की संवेदनशीलता की वजह से गोपनीयता बरती जा रही है। छात्रा ने वीडियो बनाए जाने का दावा किया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कथित वीडियो बरामद नहीं किया है। घटनाक्रम के बाद से छात्रा के साथ रहने वाले एक छात्र के मुताबिक घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने उसका मेडिकल टेस्ट कराया था। हालांकि इस छात्र का दावा है कि पीड़िता के कपड़े या कोई और सबूत उससे पुलिस ने बरामद नहीं किया है। BBC ने ईमेल के जरिए वाराणसी पुलिस कमिश्नर को सवाल भेजे हैं। जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। अब जानते हैं अभियुक्तों के बारे में।
पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर ही अभियुक्तों की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज धुंधले भी थे। घटना के बाद से हर वक्त लड़की के साथ रहने वाले एक छात्र के मुताबिक पुलिस ने 3 नवंबर को ये सीसीटीवी फुटेज छात्रा को दिखाए थे। इसी बीच यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हर्ष नाम के एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। युवक का चेहरा सीसीटीवी में दिख रहे युवकों से मिलता जुलता था। पुलिस ने हर्ष की फोटो छात्रा को दिखाई। लड़की ने कहा ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हर्ष को करीब 48 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। हर्ष के परिवार और अधिवक्ता ने उनके घटना के समय कहीं और होने के सबूत पेश कर दिए थे। हर्ष बताते हैं, पुलिस ने गाड़ी में बिठाते ही मुझसे पूछा था कि मेरे बाकी साथी कहाँ हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद मुझे थाने ले जाया गया जहां शीर्ष अधिकारी भी थे। मेरी फोटो खींचने के बाद वहां मौजूद एक एसीपी ने कहा यही लड़का है। मैं मना करता रहा लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने मेरी फोटो आगे अपने अधिकारियों को भेजी। हर्ष को कुछ देर थाने में बिठाने के बाद पुलिस लाइन भेज दिया गया। उन्हें वहीं बिठाकर रखा गया। हर्ष कहते हैं मेरे साथ पुलिस ने मारपीट नहीं की, बस बार बार मुझ पर दबाव बनाया कि मैं अपने बाकी 2 साथियों के नाम बता दूं, लेकिन मैं कहता रहा कि मैं किसी को नहीं जानता। इसी दौरान पुलिस को अभियुक्तों की साफ सीसीटीवी तस्वीरें मिल गई थी। सर्वाइवर के साथ रहने वाले एक छात्र के मुताबिक 4 नवंबर को 3 बजे पुलिस के 2 शीर्ष अधिकारी, जिनमें से एक घटना की जांच कर रहे एसीपी प्रवीण थे, बीएचयू पहुंचे। यहाँ प्रॉक्टर ऑफिस में उन्होंने छात्रा को 3 स्पष्ट तस्वीरें दिखाई। छात्रा ने 4 नवंबर यानी घटना के तीसरे दिन इन युवकों की पहचान कर ली थी। इस दौरान उसके साथ रह रहे इस छात्र के मुताबिक जो तस्वीरें छात्रा को दिखाई गई थी वो सीसीटीवी फुटेज से नहीं थी, बल्कि उन्हें अलग से खींची गई थी। लड़की ने स्पष्ट कर दिया था कि अभियुक्त ये युवक ही हैं। यानी पुलिस 4 नवंबर को अभियुक्तों की पुख्ता पहचान कर चुकी थी। इस घटना के बाद पुलिस के लगातार संपर्क में रहा ये छात्र कहता है, हम जब भी पुलिस से जांच और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बारे में संपर्क करते, हमसे यही कहा जाता कि वो अभी फरार हैं। आईआईटी बीएचयू के ये छात्र और घटना की शिकार छात्रा काशी जोन में एसीपी रहे प्रवीण कुमार सिंह से लगातार संपर्क में थे। प्रवीण का अब नोएडा तबादला कर दिया गया है। उन्होंने इस घटना के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, अब मैं वाराणसी में नहीं हूं, आप वाराणसी के अधिकारियों से इस बारे में बात करें। अब जानते हैं ये अभियुक्त कौन है। पुलिस ने घटना के ठीक 2 महीने बाद 3 युवकों को 30 दिसंबर की रात को गिरफ्तार किया। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, आनंद उर्फ सक्षम पटेल नाम है इनका। ये तीनों युवक वाराणसी में बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े रहे हैं। कुणाल पांडे सुंदरपुर नरिया के रहने वाले हैं और वाराणसी में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख थे। कुणाल शादीशुदा है और उनके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। उनकी पत्नी अब मायके में है और मां घर पर ताला लगाकर चली गई है। कुणाल के घर के बाहर खड़ी एक कार पर बीजेपी के पोस्टर लगे हैं। उन्हें खुरचने की कोशिश भी की गई है। यहाँ रहने वाले लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मोहल्ले में सबकी मदद करने वाला युवा नेता अब गैंग रेप के आरोप में जेल में बंद है। उनके पड़ोस में रहने वाली एक 22 वर्षीय युवती कहती है, मैं कुणाल को करीब 10 साल से जानती हूँ। जब उनका परिवार यहाँ रहने आया था, उन्होंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि कोई सोच भी सके कि वो इस मामले में शामिल होंगे। वो कहते हैं, कुणाल भैया बीजेपी से जुड़े थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चलाती है, पुलिस गोली मार देती है। कुणाल को सब पता था। ऐसे में ये यकीन करना और मुश्किल है कि वो बीजेपी में रहते हुए वो कुछ ऐसा कर सकता है। यहाँ मौजूद कई महिलाएं बताती हैं कि कुणाल उभरते हुए युवा नेता है और बहुत तेजी से उन्होंने बीजेपी में अपनी पकड़ बनाई थी। उनके घर के ठीक सामने रहने वाली 50 वर्षीय महिला कहती हैं, कुणाल का यहाँ बहुत भौकाल था। आसपास के जुआरी शराबी उनसे डरते थे। उन्होंने जुआ बंद करा दिया। जहां आप खड़े हैं यहाँ पास में ही लोग जुआ खेलते रहते थे। अब देखिए कितनी शांति है। हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा कुणाल ऐसा कर सकता है। पुलिस जांच से जुड़े एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कुणाल और बाकी अभियुक्तों के खिलाफ ठोस सबूत अभी तक की जांच में मिले हैं, लेकिन कुणाल के घर के आसपास रहने वाले लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वो बलात्कार जैसा घिनौना काम कर सकता है।
मोहल्ले की एक महिला कहती है, यहाँ कुणाल से सब डरते हैं, वो हमेशा आगे रहते थे। थाना चौकी में उसकी जान पहचान थी, उन्हें सब जानते थे। किसी को भी पुलिस का कोई काम होता था तो वो कुणाल के पास ही आता था। हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इतनी तेजी से राजनीति में आगे बढ़ रहा युवा ऐसा काम कर सकता है। कुणाल के घर से करीब 3 किलोमीटर दूर जिवधीपुर हरिजन बस्ती के जोल्हापुर वार्ड में अभियुक्त अभिषेक चौहान आनंद का घर है। पुराने बने इस एक कमरे के मकान में ताला लगा है। अभिषेक का परिवार उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही पास के एक घर में रह रहा है। उनके पिता जब दरवाजा खोलते हैं तो इस अंधेरे कमरे में सामने एक घड़ी नजर आती है। इस घड़ी के अंग्रेजी में M, घड़ी के बाद D और I लिखा है। अभिषेक के पिता रोते हुए कहते हैं, मेरा बेटा 14 साल की उम्र में बीजेपी से जुड़ गया था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित था और उन्हें भगवान की तरह पूजता था। 30 दिसंबर की रात अचानक भारी पुलिस बल हमारे घर आई और मेरे बेटे को उठाकर ले गई। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। अभिषेक अब जेल में। उनके पिता ने उनसे मुलाकात की। वो दावा करते हैं कि अभिषेक ने मुझसे कहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कोई रेप नहीं किया है। उसने बस इतना कहा है कि उस रात BHU में उनकी लड़की से कहा सुनी हुई थी और ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि इस बारे में वो किसी को बताता। अभिषेक के पिता मुन्ना चौहान कहते हैं कि मेरा बेटा पार्टी के कहने पर मध्य प्रदेश चुनाव लड़ाने गया था, फिर वापस आ गया था। महीने भर से तो वो घर पर ही था। अभिषेक की मां उस कमरे में रखे गद्दे दिखाते हुए कहती है, मेरा बेटा पूरी तरह बीजेपी को समर्पित था, कुछ नहीं कमाता था, यहीं फर्श पर गद्दा बिछाकर सोता था, हम ही उसका खर्च उठाते थे। बीजेपी से जुड़ा होने की वजह से उसकी यहाँ अच्छी पूछ थी। स्थानीय लोग थाना चौकी का काम कराने के लिए उसके पास आते थे। कमरे में रखे प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर दिखाते हुए अभिषेक के भाई सूरज बताते हैं, उसने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, दिन रात बीजेपी का काम करता था। प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम में पर्चे घर घर बांटता था। स्थानीय बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभालता था। अभिषेक का परिवार उनकी बेगुनाही का दावा करते हुए कहता है कि वो लड़ झगड़ तो सकता है लेकिन बलात्कार नहीं कर सकता। रिश्ते में अभिषेक की बुआ रोते हुए कहती है, होश संभालते ही उसने पार्टी के लिए काम किया और अब इस घटना के बाद पार्टी ने उसे अकेला छोड़ दिया, जबकि अभी उसका गुनाह साबित नहीं हुआ है। यहीं से करीब 200 मीटर दूर एक पतली गली में सक्षम पटेल का घर है। सक्षम पटेल भी बीजेपी IT सेल से जुड़े थे। उनकी मां उषा पटेल रोते हुए कहती हैं, मैंने जेल में अपने बेटे से बात की, वो रो रो कर खुद को बेगुनाह बता रहा है। वो बस इतना ही कह रहा है कि BHU में लड़की से मामूली कहा सुनी हुई थी। सुषमा पटेल कहती है, मेरा बेटा दिलीप सिंह पटेल के लिए काम करता था, वो उसे सैलरी भी देते थे, वो उसका सोशल मीडिया भी चलाता था। दिलीप सिंह पटेल बीजेपी के मंडल प्रमुख हैं। BBC ने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका। इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि सक्षम पटेल किस तरह से दिलीप सिंह पटेल के साथ जुड़े थे। हालांकि उनका परिवार ये दावा करता है कि दिलीप उसे हर महीने वेतन भी देता था। अपने कमरे में जमीन पर बिछे एक गद्दे की तरफ इशारा करते हुए सुषमा पटेल कहती हैं, मेरा बेटा महीने भर से घर पर ही पड़ा था, वो रोज यही सोता था और अगर उसने इतना बड़ा केस किया था तो पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया था। सक्षम पटेल ने मुलाकात के दौरान अपनी मां को बताया था कि BHU में उनका झगड़ा हुआ था। हालांकि घटना के बाद उन्होंने इस बारे में परिवार के किसी सदस्य को जानकारी नहीं दी थी। सक्षम पटेल की पहचान इलाके में एक उभरते हुए युवा नेता की थी। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को पता है कि वो बीजेपी में काम करता है। एक स्थानीय युवा कहते हैं कि कोई भी काम हो सक्षम भाई करा देते थे। उनकी थाने से लेकर प्रशासन तक अच्छी पकड़ थी। बीजेपी ने गिरफ्तारी के बाद इन तीनों युवकों से अपना पल्ला झाड़ दिया है। गिरफ्तारी में देरी पर पता चला है कि तीनों अभियुक्तों की पहचान 4 नवंबर को ही स्पष्ट हो गई थी। घटना के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी में सक्रिय राजनेता अजय राय ने दावा किया था कि घटना के तीनों अभियुक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इस दावे के बाद उन पर FIR भी दर्ज की गई थी। अजय राय BBC से बातचीत में दावा करते हैं कि मैं लंबे समय तक बीजेपी से जुड़ा रहा हूं। मेरी अभी भी बीजेपी में जान पहचान है। बीजेपी के मेरे सूत्रों से ही मुझे पता चला था कि घटना में शामिल अभियुक्त बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पार्टी को पता था कि उसके लोगों ने बलात्कार किया है, लेकिन फिर भी सब चुप रहे। 2 महीने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि पार्टी उन्हें बचाना चाहती थी।
हालांकि वाराणसी में बीजेपी जिला अध्यक्ष विद्यासागर राय बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं, ये बात सच है कि कुणाल बीजेपी से जुड़ा था। वो आईटी सेल का प्रमुख था और संगठन में बदलाव के बाद नया प्रमुख नियुक्त न होने की वजह से ही वो जिम्मेदारी संभाल रहा था। लेकिन ये दावा बिल्कुल गलत है कि पार्टी को उसकी संलिप्तता के बारे में पता था। हमें उसकी गिरफ्तारी के दिन ही ये पता चला और बाकी लोगों की तरह ही हम भी हतप्रभ थे। उसने हमारे साथ काम किया है और ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो ऐसा भी कर सकता है। किसी के दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई पता भी नहीं लगा सकता। विद्यासागर राय कहते हैं, इससे अधिक इस बारे में बोलना ठीक नहीं होगा। बीबीसी ने बीजेपी से जुड़े कई और लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने मामले की संवेदनशीलता का हवाला देकर बोलने से इनकार कर दिया। अजय राय दावा करते हैं, जब भी बलात्कारी या अपराधी बीजेपी से जुड़े होते हैं तब पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश करती है। हाल ही में बीजेपी के एक विधायक बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल गए हैं। उन पर बलात्कार का मुकदमा विधायकी का चुनाव लड़ने से पहले का है। पार्टी ने उनकी दागदार छवि के बावजूद उन्हें टिकट दे दिया। इस मामले से पता चलता है कि पार्टी के महिला सुरक्षा के दावे सारे खोखले हैं। तो साथियों, ये थी बीएचयू आईआईटी कैंपस के घटना के अपडेट।